Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. ऑनेस्टी बहुत बड़ी बात है। आप कम कमा लें लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की राह में चलें। रास्ता ज़रूर लंबा होगा लेकिन अच्छा होगा और आप कंटेंटेड फील करेंगे। अगर आप एक ड्रीम आपने रखा है तो आपको ये तो सोचना पड़ेगा ना, कितने स्टेप्स हैं इसके लिए। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपको यही नहीं पता कि उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होने वाला है, मैं नीचे से क्या तैयारी करूं, तो आप एक कलेक्टिव अप्रोच रखेंगे। तो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप सारे पैरामीटर्स को देखेंगे कि क्या ये मेरे पास पैरामीटर्स हैं, और अगर नहीं है उसको मैं कैसे अचीव कर पाऊँगा। कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। गैप दीजिए, रिलैक्स करिए, बट रिलैक्स में भी कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में या उस रिलैक्सेशन में भी अगर आप कुछ क्रिएटिव थॉट सोच रहे हैं तो आपकी ग्रोथ हो रही है। I am Dr. Anika Mehrotra and I am into education and that's my passion. So I am running chains of schools and also I am into higher education where we have a dental college and other higher university courses for the students of our country. मैं एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुई हूँ। मेरे पेरेंट्स पंजाब से हैं लेकिन क्योंकि उनका काम वेस्ट बंगाल में था, कलकत्ता में, तो जाहिर सी बात है कि मेरे बर्थ प्लेस भी कलकत्ता में मेरे बर्थ हुआ और मेरे फादर इंजीनियरिंग प्रोफेशन में थे, तो वो जिस कंपनी में काम करते थे तो मदर भी वहाँ शिफ्ट हुई और मेरी बर्थ भी वहाँ हुआ और मेरे ब्रदर्स का बर्थ भी कलकत्ता है। मेरे फादर लेट श्री ओ.पी. बेरी, वेरी टैलेंटेड और वर्सेटाइल पर्सन। ही वॉज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, सिविल इंजीनियरिंग में उनकी महारत थी। वो डिज़ाइनिंग ऑफ शेड्स वगैरह करते थे फैक्ट्रीज़ के लिए एंड काफ़ी पॉपुलर थे इस फील्ड में। तो उनकी फ़र्स्ट जो जॉब थी वो कलकत्ता में थी। सो जब पंजाब से उनकी पढ़ाई हुई, विदेश में वो कोर्स करके आए, तो उनकी जो पहली जॉब लगी वो वेस्ट बंगाल कलकत्ता में लगी। तो बस वहाँ फिर उन्होंने अपने आप को ग्रो किया। पहले जॉब शुरू की, उसके बाद उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया, एक फैक्ट्री लगाई जहाँ पर वायर्स और नेल्स बनते थे। तो काफ़ी अपने आप को ग्रो किया उन्होंने। एक जॉब से करते करते उन्होंने अपने को सिक्योर किया, फिर धीरे से उन्होंने फिर अपने बिज़नेस शुरू किया और हमें बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया। वी स्टडीड इन द बेस्ट स्कूल, लाइक आई स्टडीड फ्रॉम ऑक्सिलम कॉन्वेंट कलकत्ता and my both the elder brothers studied from St. Mary's School, Calcutta. So we got the best of education and that's how. And then when I was in the, I think, 5th standard, he shifted his base from Calcutta to Delhi. That's how today I'm in Delhi and I'm established in Delhi. बहुत ही सिंपल अपब्रिंगिंग बट बहुत ही ऑनेस्ट अपब्रिंगिंग, जो है सामने है, सच्चाई से, बेबाकी से उसको आप करिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, और आपको कहीं भी हिचकिचाहट लगती है तो पेरेंट्स हमेशा आपके साथ हैं, तो वो कॉन्वर्सेशन और दरवाजे हमेशा खुले रहे। तो जनरेशन गैप कभी हमने फील नहीं किया कि कुछ ऐसी बात हुई स्कूल में और मैं अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पाऊँ, ऐसी कभी हिचकिचाहट नहीं थी। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ा और अगर गलत भी किया तो सही राह दिखा दी गई। तो वो एक्सपीरियंस से धीरे धीरे एक फॉर्मेट लाइफ का बनता गया, डिसिप्लिन आता गया। हंसी मजाक का माहौल भी था, बड़ा ओपन माहौल था। इतना रिस्ट्रिक्टेड जिसको कहते हैं या कन्वेंशनल फैमिली से मैं नहीं आती हूँ। लिबरल, ब्रॉड माइंडेड, बहुत ही मॉडर्न परिवार, बट साथ साथ संस्कार को ज़रूर जोड़ के रखा। जैसे घर पे त्यौहार होए अगर, तो त्योहारों में कैसे पार्टिसिपेट करना है, पूजा किस ढंग से की जाती है, रीति रिवाज हमारे संस्कार हमारे क्या हैं, वो सब सिखाया गया। तो वही रूट है हमारे अंदर जो आज भी है और मुझे लगता है कि मैं वही चीज़ आज अपने बच्चों को भी दे पा रही हूँ। 2 मेरे बड़े भाई हैं और क्योंकि ये बड़े थे दोनों लड़के,
तो एक मेरी भी अपब्रिंगिंग बहुत ही टॉम बॉय की तरह, और उनके साथ भी शरारत करना और पेड़ों पे चढ़ जाना। और मुझे याद है बचपन में कलकत्ता में जामुन के पेड़ बहुत होते थे और खुला मैदान कहीं ना कहीं होता था, तो बहुत ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमने बहुत की उनके साथ। और जब बड़े हुए ड्राइविंग का शौक़ चढ़ा उनको, तो संग संग मैं भी उनके साथ लग जाती थी कि चुपके से गाड़ी निकाल के और ड्राइवर से पूछ के कि कैसे चलाया जाता है, कौन सा गियर है, फर्स्ट गियर कैसे। तो ये सब हमने किया, शरारत थे, लेकिन एक दायरे के अंदर रह के शायद, लेकिन वो यादें आज भी बहुत ताज़ा हैं। I remember when I was a young child, somebody had come, he was priest, and I still remember he asked me a question कि what is your aspiration, आप क्या बनना चाहते हैं। तो दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी की छवि बड़ी क्लियर पिक्चर थी, एक ब्रेव वुमन, एक डायनामिक वुमन, एक आयरन लेडी की जो उनका इमेज था। तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा बोलते हुए, और मेरा रिप्लाई बड़ा प्रॉम्प्ट था और सभी शायद हैरान रह गए। मैंने कहा मैं इंदिरा गांधी की जैसा बनना चाहती हूँ। और मुझे उनकी जो जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया अपनी ज़िंदगी को, अपने भारत को, हर तरीके से उन्होंने, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, तमाम जो उन्होंने चीज़ें की, छोटे थे, ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन एक टीवी में देखते थे तो एक ऑरा उनका होता था कि हाँ ये महिला हैं जो एक ताकतवर हैं और सही दिशा में काम कर रही हैं। तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन मुझे मिली। दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे हम, मेरी स्कूलिंग फिर जो सीनियर क्लास की थी वो लोरेटो कॉन्वेंट में हुई, और साइकोलॉजी ऑनर्स मैंने कमला नेहरू कॉलेज से किया। और मेरी मदर ने कहा कि साइकोलॉजी की आपने, अच्छी बात है, बच्चों से भी आपका लगाव है और बच्चों की मानसिकता को आप समझ सकती हैं, क्यों नहीं आप नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग भी कर लें, जाकि इसको एक कोलैबोरेट हो जाएगा चीज़ों को, इसको आपको ज़्यादा आसानी रहेगी अगर आपको एम्प्लॉयमेंट करनी है। एजुकेशन लाइन में मैं तब आई, और उसके बाद शादी भी ऐसे घर पे हुई जिनके स्कूल चलते थे, तो वो कंटिन्यूशन रहा मेरा। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे मिला वो मेरी मदर इन लॉ से मिला, क्योंकि वो बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं, और उन्होंने हमेशा ये फोकस किया कि अगर आपने ये प्रोफेशन बनाया है इसको बहुत सिंसियरली करिए, आप इसको टाइम पास की तरह मत लीजिएगा, इसी को अपना धर्म बनाइए और इसी फील्ड में आगे बढ़िए। और क्योंकि मैं सिर्फ एक साइकोलॉजी ऑनर्स में करके आई थी और नर्सरी ट्रेन थी, उनको कहीं ना कहीं ये था कि अगर क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा हो और आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई को साथ बढ़ाती रहेंगी तो वो उसका सीधा फ़ायदा संस्था और स्कूल चलाने में होगा। फिर उन्होंने मेरी MA इंग्लिश में कराया, M.Ed कराया, और वो पढ़ाती गई हमें संग संग अपने साथ बैठा के किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है, स्कूल की रोज़मर्रा की क्या दिक्कतें आती हैं या परेशानी आती हैं, या कैसे इसको हैंडल करना है, इतना स्टाफ है, बच्चे हैं, तो वो चीज़ें उनसे जब सीखते गए तो और परिपक्व हो गए, और हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। पढ़ाई भी चली, साथ साथ उन्होंने हमें एक टीचर के रूप में क्लासेस में भेजा कि नहीं आप जाइए और पढ़ा के आइए, जब आप पढ़ाएंगे तो आपको एहसास होगा कि बच्चों के मन में क्या है और आप जो पढ़ा रही हैं क्या वो बच्चे गेन कर पा रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन में अगर आप अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही, बच्चों को अगर फॉरवर्ड नहीं कर पाए, तो उसका एजुकेशन बेमानी है, उसका कोई औचित्य नहीं, कोई पर्पस नहीं आप अचीव कर पाएंगी। जब तक आपने जो पढ़ा है वो आगे किस तरह से ट्रांसफ़र अपने बच्चों को करती हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव था। तो काफ़ी साल मैंने टीचिंग की, फिर धीरे धीरे उन्होंने पोस्ट बढ़ाई, आगे बढ़ते गए, और आज कई सारे स्कूलों को हम रन करते हैं और बहुत खुशी मिलती है कि अचीवमेंट को देखते हुए। मेरी मदर इन लॉ श्रीमती आशा मेहरोत्रा, जो आज भी बहुत एक्टिव हैं, करीबन 79 एज की आज होंगी, और आज भी वो उतने जज्बे से स्कूल को देखती हैं जितना कई वर्षों पहले उन्होंने, जब मेरी शादी हुई थी 1988 में, जब मैं पहली बार संस्था में आई और उन्होंने सिखाया मुझे, तब से उन्होंने अपना रोल प्ले किया है इस चीज़ में, बहुत सिखाया, बहुत पढ़ाया। और उसके बाद उन्होंने ये भी चाहा कि हम जिस प्रोफेशन में हैं उसको हम और आगे बढ़ाएं, और आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब हम कुछ अपनी क्वालिफ़िकेशन को और बढ़ाएं और जितना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो उनसे बहुत एक्सपीरियंस गेन किया मैंने। मेरे फादर इन लॉ श्री CP मेहरोत्रा, उनकी भी एज 85 है आज की डेट में, और मैं तो कहूँगी वो सुपर एक्टिव हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे सिर पे अभी भी साया है, वो एक्सपीरियंस का हाथ है, वो ब्लेसिंग्स हैं जिसके कारण शायद हम इतनी तरक्की कर पा रहे हैं।
बहुत कम होता है कि जब लोग अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं, लेकिन मुझे लगता है हर एक कतरा हर एक चीज़ जो हमने अचीव की है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इन लॉज की देन है। मेरे हस्बैंड श्री सुनील मेहरोत्रा एंड एक बहुत ही सपोर्टिव, क्योंकि देखिए जब कहते हैं ना, जब महिला बाहर जाती है तो फिर ये होता है कि घर का काम कौन देखेगा या घर ख़राब हो जाएगा, तो दोनों ने मिलके इस चीज़ को आगे बढ़ाया। वो इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, एकेडमिक वाइज मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं उस हिसाब से संभालती हूँ स्कूल को। मेरे दोनों बच्चे क्वालिफाइड हैं, दोनों एडवोकेट्स हैं। मेरा बेटा साहिल मेहरोत्रा ही इज़ एडवोकेट और मेरी बेटी आकांक्षा मेहरोत्रा वो भी एडवोकेट है। बेटा स्कूल में ऑफ कोर्स एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है, लीगल कंसल्टेंट है, लीगैलिटी सब देखता है। बेटी मेरी आई वांटेड हर टू गो टू द कोर्ट्स एंड सी कि एक्चुअल में जब आप फाइल लेके जाते हैं और जज के सामने आप अपनी बात रखते हैं, ज़िरे करते हैं, तो किस हिसाब से आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। तो और बिटिया है क्योंकि उसको दूसरे घर भी जाना है, तो वो सब एक तरह से ट्रेनिंग ग्रेजुअल बच्चों के अंदर आती रहती है। जब आप काम होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव है, इसका आंसर क्या निकलेगा, किस रूप से इस चीज़ से हम निकल सकें। हाथ पे हाथ धरे या सिर पे माथे में हाथ धरे रखने से तो वो चैलेंज तो खड़ी रहेगी ना, हटेगी तो नहीं आपके सामने से। और आपको अपना खुद मसीहा बनना है, आपको अपने आप ही इसको सॉल्व करना है। लेकिन इस राह में आपके फ्रेंड्स भी बहुत काम आते हैं, वेल विशर्स काम आते हैं, लेकिन आपकी जो सिक्स सेंस है, आपकी जो कैलकुलेशन है, आपका जो विचार है, वो सबसे बेस्ट गाइड होगा। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आपने इस चीज़ को और लाइफ में और लोगों का भी देखा होगा, तो चैलेंजेस से कभी नहीं घबराना। बहुत चैलेंजेस आई हैं। जब ये स्कूल ग्रोइंग स्टेज में था, फाइनेंशियल क्रंचेस थे, सब ने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया क्योंकि हम्बल रहे और डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग थी। और आज अगर आप देखें तो अचीवमेंट इतनी है कि एक ऑर्डिनरी इंसान शायद ये अचीव नहीं कर पाएगा। मैं ऐसे फैमिली में आई तो कुछ टर्निंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, हर चीज़ होती गई, हम वो मेहनत करते गए। इट केम ऑटोमेटिक टू मी। तो आई नेवर श्रक फ्रॉम वर्क। लाइक मैं जब थी बिजनेस फैमिली से आई थी तो मुझे इतनी हैबिट नहीं थी काम करने की, नौकरी करने की, बट यहाँ रूटीन बहुत डिफरेंट था। तो ये बहुत सीखा यहाँ पर। यहाँ था कि आपको टाइम से जाना है, आपको रोल मॉडल बनना है, आप नहीं करेंगे तो बाकी लोग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। वैसे तो मेडिटेशन, योगा, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, लेकिन जब आप लाइफ में डिसिप्लिन भी रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, हैप्पीनेस रहती है आपके अंदर। और अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप अपने कोलीग्स को कैसे आप पास ऑन करेंगे। तो उनको काम कराने के लिए आपके अंदर भी, चाहे भले आप थके हों, बट आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को झटक के दूर करके जब स्टाफ को एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, आपको कभी कभी मन मार के भी इस चीज़ को करना पड़ता है। लेकिन वो मन मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक इंटरनल हैप्पीनेस है। क्योंकि जब आप कुछ काम करते हैं उसकी अचीवमेंट हो, भले देर लगती, कभी कभी चैलेंजेस आते हैं सर। ऐसा नहीं है कि मैंने आज डिसाइड किया और कल मेरा काम हो गया। मुझे इस चीज़ के बहुत पड़ाव पार करने पड़ते हैं, आसान नहीं है। बिकॉज आजकल अगर आपको कोई भी काम कराना हो तो आप डिपेंडेंट हैं लेबर पे या किसी पे, लेकिन आप जब उनके साथ मिलके उनकी तरह बात करके, उनको पानी पूछ के, चाय पूछ के काम करते हैं तो वो भी आपका अच्छा काम करते हैं। यूनिटी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, हम कहते हैं ना। तो आज भी हमारा परिवार जॉइंट फैमिली में है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ आज भी स्तंभ हैं परिवार के, उनके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है और हमें ये बहुत अच्छा लगता है। विदाउट बीइंग एनी ऑफेंस टू एनी प्रिंसिपल, कि पर टाइम टैग होता है कि इस टाइम में प्रिंसिपल मिलना है, अब नहीं तो अभी अपॉइंटमेंट नहीं है, लेटर भेजिए। मेरे दरवाजे स्कूल के पेरेंट्स के लिए, जितने स्कूल आवर्स हैं, खुले रहते हैं। अगर पेरेंट्स को दिक्कत है तो वो उसी वक्त आके बात करेगा, वो वेट नहीं करेगा मेरे लिए। टाइम की वैल्यू मैंने हमेशा सीखी है और मुझे लगता है मेरे दरवाजे में कोई वेट करे तो मैं सबसे पहले उसको मिल के उसके काम फेंकूँ, भले अपना काम रोक लो। टाइम मैनेजमेंट किया है। तो अगर आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो मिलने वाले हैं, उनको समय से आप मिल के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक इम्प्रेशन अच्छा जाता है और वो भी पॉजिटिव अप्रोच से जाते हैं। हाँ, कुछ हद तक ये सच्चाई है, लेकिन आप ये देखिए कि आजकल
स्कूल सिर्फ 4 दीवारी का नाम नहीं है। स्कूल में आप स्विमिंग पूल भी चाहेंगे, स्कूल में आप प्ले फील्ड भी चाहेंगे, स्कूल में आप स्मार्ट बोर्ड भी चाहेंगे, कंप्यूटर का तो कोई हिसाब ही नहीं जो इतना लेटेस्ट वर्जन चाहिए। तो ये सब चीज़ सब तो किसी कॉस्ट पे तो आती है ना, और ये कॉस्ट फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ये सब तो इसी चीज़ों से आएगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गई है। फिर मैंने देखा कि कभी कभी पेरेंट्स एक स्कूल को टैग लगाते हैं, ए ये बी स्कूल, ये नहीं करना चाहिए। जब आप किसी स्कूल को ए बनाएंगे, आप उसकी डिमांड बढ़ाएंगे तो डिमांड एंड सप्लाई की बात हो गई। आपकी कैपेसिटी 1000 की है, आप 1200 बच्चे कैसे लेंगे? उस केस पे करप्शन कहीं ना कहीं आ जाती है। सो अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, क्लियर हैं, आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर बैलेंस रहता है। देखिए मेरी मदर इन लॉ ने जब शुरू किया तो उन्होंने कालका जी में अपने रेजिडेंस से शुरू किया था। वो स्कूल हमने आज भी मेंटेन किया हुआ है। वो हमने लोकेलिटी के लिए बच्चों के लिए किया है, बहुत नॉमिनल फ़ीस के साथ, कि आज अगर हमारी ग्रोथ होकर हम बड़े चैलेंजिंग स्कूल्स बनाए हैं तो जहाँ से बिगिन किया था उस लोकेलिटी के लिए भी हम कुछ काम करें, जाके वहाँ के लोग भी कम पैसों में बेस्ट फैसिलिटीज़ ले पाएँ। तो वो स्कूल तो एज इट इज़ चल रहा है। मेन ब्रांच कालका पब्लिक स्कूल की अलकनंदा है, ग्रेटर कैलाश में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये। एंड उसके बाद हमारा दूसरी ब्रांच है कालका पब्लिक स्कूल मेरठ, जहाँ पर स्कूल के साथ साथ बहुत से हायर एजुकेशन के कोर्सेज भी चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा डेंटल कॉलेज है, जहाँ BDS भी है और हमारे पास MDS भी है। और बहुत खुशी होती है जब बच्चे होनहार होकर निकलते हैं और डेंटिस्ट बन के निकलते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो एक सेटिस्फैक्शन होती है कि बच्चे पढ़ के निकले हैं तो उनको एक जॉब की प्रॉब्लम नहीं होती। उसके अलावा इंजीनियरिंग कोर्स है, B.Ed है, B फार्मा है, तमाम ऐसे हायर कोर्सेज हैं। और फरीदाबाद में हमारा बल्कि 2 स्कूल हैं, एक छोटा प्ले स्कूल हमने किया और एक हमारा करीबन 8 एकर्स में सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहाँ पर भी है। इसके अलावा AS एजुकेशन सोसाइटी अलग जो है उन्होंने कुवैत में भी अपना ब्रांचेस खोली हैं, इस तरह से एक्सपैंड किए हैं। और अच्छा लगता है कि ये दिशा में जो हम बढ़ रहे हैं ये बहुत सोशल कॉज के लिए है। I've never had any mantra. I've taken life as it comes and I don't want to define myself in a box. Every day is evolving. आप रोज़ सीखते हैं, रोज़ लाइफ आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस सिखाती है। तो क्यों ना आप अपने आप को अडेप्ट करें, क्यों ना इवॉल्व करें, क्यों ना मॉडिफाई करें, और क्यों आप एक आइडियोलॉजी से स्टक अप होते हैं। तो देयर इज़ नो नीड टू बी स्टक अप, बट येस आई स्टिल फील द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जो रहा है वो ऑनेस्टी का रहा है, सिंप्लिसिटी का रहा है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, फोकस्ड रहना और प्रैक्टिकलिटीज़ लाइफ को सिखाती हैं। बिकॉज स्कूल जाना है, बच्चों से मिलना है, तो एक बड़ा हैप्पीनेस और बड़ा ब्राइट फीलिंग से उठते हैं। सो इट्स वेरी इनकरेजिंग एंड आई फील वेरी मोटिवेटेड कि a new day I'll go and meet my students, I'll receive them at the gate, my teachers will come, they're going to wish me, we are going to exchange our regular greetings, and then the day goes on with the routine of academics. Since there are many branches, so at times I go to the other branches to give them a surprise visit, and so I believe in decentralization of work. So जब काम decentralized है तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती। आपको पता है कोर टीम बैठी है, आपने उनको एक विजन दी हुई है, एंड वो विजन में 5-6 जो कोर टीम है वो आगे 50 को शेयर करेंगे। सो जब डिसेंट्रलाइज काम होता है, काम आसानी से भी होता है और टेंशन फ्री भी होता है। 215 to 30 टीचर्स चली जाती हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन काम शुरू होता है। अकाउंट सेक्शन से लोग आते हैं, उनसे भी चेक करते हैं हम लोग कि क्या रहा, किसकी बिलिंग हुई, क्या सामान आया, कल की अगले दिन की तैयारी होती है। ये सब करने के बाद ऑफिस स्टाफ तो 4 बजे तक जाता है, बट उसके बाद फिर हम घर जाते हैं। और अब तो बच्चे बड़े हो गए, बच्चे जब छोटे थे तो उनको बैठ के पढ़ाती थी और उनका जो होमवर्क देखना है वो देखती थी, ये बाहर जाना उनको लेके, वो सारा रूटीन हम करते थे। अब बच्चे बड़े हो गए और घर पे तो होते ही हैं साथ मेरे, बट हम पूरे परिवार डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं। तो करीबन 5 तो डॉग्स हैं मेरे पास, फ्रॉम सेंट बर्नार्ड टू साइबेरियन हस्की टू एल्सेशियन टू beagle. We have a lot of dogs, so we play around with them and make sure that they are well kept. एक हमने अटेंडेंट रखा उसके लिए, so that उनकी जो इंजेक्शंस हैं, दवाइयाँ हैं, जो उनका रेगुलर रूटीन है वो मेंटेन रहे और ठीक ठाक वो रहें।
और उनके साथ वॉक पे चले गए, इवनिंग वॉक्स में कभी कर लेती हूँ। ट्रैवलिंग का शौक़ है तो एजुकेशनल टूर्स लग जाते हैं, तो उससे वहाँ की संस्कृति क्या है, किस हिसाब से वहाँ पढ़ाई चल रही है, कभी कंपैरिजन होता है, कभी नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ बेस्ट हम अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको तो मैं ज़रूर उस आइडियाज़ को लेके आती हूँ। अभी मेरा रिसेंट टूर आइसलैंड के लिए रहेगा। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, दिस इज़ वन लाइफ गॉड हैज़ गिवन यू, लर्न टू अप्रिशिएट इट, लर्न टू रिगार्ड इट, यू टू वैल्यू लाइफ। आप अपने आप को वैल्यू करेंगे, आप लाइफ को वैल्यू करेंगे। यू रियली हैव टू think before you get up every morning that what is your objective, what are you going to do today. So these are very thoughtful things, and once your thoughts are correct, it will lead you to the right path. The thought of meeting the students, the young ones, the future of our nation, their enthusiasm and their the shine in their eye to learn more. So it's a great feeling. It encourages me to do a lot more. Because I was born and brought up in Calcutta, there are a lot of lakes and rivers there and ponds, and so my swimming, we got into it at a very young age, and I love to do swimming, cycling, and yeah, any sports. I like to play table tennis. Not that I know the rules and regulation very well, but it's fun to be with the students and take a bat. For example, today we had a friendly teachers match. So I just hopped in and tried to do a stroke and understood what kind of bats they're using, what kind of feel it is. I'm spiritual, but I'm not superstitious. There's a lot of difference. There sometimes people say there are very do's and don'ts. ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है. Believe in doing good karmas. Do your work to the best. You should have faith in yourself. The Almighty God is watching you anywhere and everywhere. If the cameras are not there, doesn't mean that nobody is watching you. So that fear should not be there. I'm actually already a very motivated person. It's there in me. It's something that's inculcated, something that's inborn in you as a person when you groom, and something you inculcate. Being in this profession, you can't have a laid-back attitude. I think that is why it has kept me very active and lively, and makes you feel very young at heart. It's a very interesting story. Nobody in the family is in politics, and very far from it. But then you see, this is a social fabric. You can't keep politics and education, or family, or society away from it. It's part and parcel of what you do. So when Sheila Dikshit ji came to Delhi and she headed the Delhi Congress Committee in 1997, you will be happy to know that it was she in 1974, when my mother-in-law started the institution, it was she who laid the foundation stone of this group of institution. She was then the Parliamentary Affairs Minister. And then she went out to Kannauj and other places to contest. She was not in Delhi. So when she came to Delhi as the state president, she called upon me and she said, "Look, Anika, I think we have enough women. Not that the party doesn't have much, we have. But I thought, why not also have people from education background, from different fields into Congress, and so that we can have more ideas and we can work upon it." And I was all for the idea, because we had done so well in the field of education. So if I could share my experience as an educationist in the social field, I said this will be the best opportunity for me to learn and to give it back to society. So she then got me the primary membership of the Congress, and then I started working, and I was promoted to many posts. It just came my way, and I did to my best. On record, everybody has appreciated me in whichever post I have stayed, and I have just put my best foot forward. See, if you start from Indira Gandhi downwards, Atal Bihari Vajpayee, also a very upright statesman, and then coming down to Shri Rajiv Gandhi ji, Dr. Manmohan Singh ji, Sonia Gandhi ji is my all-time favorite. Rahul ji is a very straightforward, upright person. If you meet him, you'll know the depth of the person. A person who actually knows the reality. A person who understands this is the real story, and
he wants that to do it in perfection. मैंने देखा है बहुत सिंपल, बहुत जल्दी बात को समझने वाले, और उनको सच्चाई की पता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स में कि कुछ चीज़ें बनावटी करके दिखा के शॉर्ट टर्म आप बेनिफिट जोड़ ले जाते हैं। राहुल जी ऐसे नहीं हैं। कांग्रेस जन जन की पार्टी है, ये कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अपने बेनिफिट लेने के लिए नहीं आती है। हार स्वीकार है लेकिन गलत रास्ते में नहीं चलेंगे, और देश का भविष्य अगर देखना है तो कांग्रेस के हाथों में ही सुरक्षित रहा है। शिक्षा सबसे बड़ा दान है, वही दे रही हूँ मैं, बट अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी हमें ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज हमें लगता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। अगर एक बच्चा के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो बेनिफिट ले रहा है, दूसरे को नहीं मिल रही, तो इस समाज का इम्बैलेंस ही तो है। तो अभी ऐसे 25% फ्री शिप का हो गया है, पहले तो था नहीं, तो रैंडम बच्चे आते थे, या हम ईच वन टीच वन की पॉलिसी के तहत हम जुगी क्लस्टर में चले गए, वहाँ दे दी, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रहती थी। वो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, कल रैक पिकर्स हैं, कल कहीं और काम कर रहे हैं। उनके माँ बाप को यही रहता था कि जितने हाथ उतने कमाई में साधन होंगे। वो भी विचारधारा बदली उनके अंदर, अब वो भी चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ें। तो सेम टाइम बच्चे वो पढ़ते हैं, सेम क्लासरूम में है, सेम बेनिफिट उनको मिलता है। चाहे अगर एक बच्चा एसी रूम में बैठा है तो वो बच्चा भी एसी रूम में बैठा हुआ है, उसको भी वही पढ़ाया जा रहा है जो दूसरे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। अच्छे काम करते ना, और जो आपकी सोच है वो ऐसे ही रहे। जब वृक्ष बढ़ता है, फल उसमें लगते हैं, तो वो झुकता भी है। तो वो ह्यूमिलिटी एक मेरा मूल मंत्र हमेशा रहा है। सभी ने सपोर्ट किया है। देखिए अपने अपने दायरे में, इसका जो दायरा रहा, अगर स्कूल की बात करें, फैमिली की बात करें, तो मदर-इन-लॉ ने किया, पढ़ाया उन्होंने। उनकी विजन थी कि क्वालिफ़िकेशन आपकी हमेशा होनी ऐसी चाहिए जो आप उस चीज़ को आप लाभ सोसाइटी को दे सकें। फैमिली ऐसे मिली जहाँ हस्बैंड ने सपोर्ट किया पूरा। बच्चे जब ग्रो हुए वो अपने प्रोफेशन में हो गए। तो आई थिंक हाथ कोई हाथ है, एक दूसरे का सपोर्ट बढ़ते ही आप आगे बढ़ सकती हैं। आइसोलेशन में तो कोई नहीं जी सकता। महिला ही तो परिवार को आगे बढ़ाती है। अब भ्रूण हत्या की बात करते हैं, उनको पहले ही आप गर्भ में मार देते हैं, और फिर इम्बैलेंस है। रेशो देखिए कितना कम है, कितने स्टेटों में ऐसा है। ये एक टैगलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट इन टोटलिटी, इन रियलिटी अगर देखें, मैं भी स्कूल में बहुत साल पहले देखती थी, क्लास में रेशो देखें तो बच्चे ज़्यादा हैं और लड़के और लड़कियां कम होती थी। तो मैं फिर मुझे लगा कि मुझे जब इंटरव्यू करती हूँ पेरेंट्स से तो बात करूँ, और आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसी सच्चाई में हुआ कि लड़कियां जो थीं वो उन्होंने किसी और हल्के स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में या नहीं पढ़ाया, बट लड़कों को पढ़ाया। तो उस पर मैंने काफ़ी ऑब्जेक्शन रेज़ किया, उनको कहा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है दूसरे घर चले जाएंगे, आपके बोझ हैं ये बच्चे हैं, ये बराबर हैं, बेटा हो या बेटी हो ये बराबर हैं। बट ये विचार और थॉट्स बदलने में बहुत समय लगा, और खुशी है कि ये विचार बदला है। अब ऐसा नहीं है, काफ़ी हद तक ऐसा नहीं है, और इनकरेज करते हैं हम लड़कियों को। देखिए बहुत रोड रैश है और इम्पल्सिव हैं बच्चे, और ये इम्पल्सिव इसलिए हैं कि उनकी जो एनर्जी है वो आप उसको आउटलेट नहीं करने दे रहे। वो कहाँ अपनी एनर्जी निकालेंगे। पेरेंट्स वर्किंग हो गए दोनों, घर पे बच्चा अकेला होता है, कोई पीयर ग्रुप नहीं है, टेलीविज़न का सहारा है या मेट का सहारा है या लैपटॉप और मोबाइल का सहारा है। ये लाइफ स्किल्स नहीं सिखाएंगे आपको। आप कुछ, आपकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पा रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना। जब तक आप अनकंडीशनल लव नहीं देंगे बच्चों को, तब तक बच्चे इस तरह से बिहाइंड द बैक करेंगे। बच्चे हैं, क्यूरियोसिटी उनके अंदर रहती है, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। जितना मना करेंगे उतना ही वो रिवोल्ट करेंगे। सो आप वो नौबत ही क्यों लेके आते हैं। तो पेरेंट्स का संदेश है, बच्चे तो हैं ही, बट इसके कसूरवार कौन है, उसको उनकी शिक्षा कौन दे रहा है। स्कूल में आप क्या सिखा रहे हैं, सोसाइटी क्या सिखा रही है, पीयर ग्रुप क्या सिखा रहा है, और पेरेंट्स क्या सिखा रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ट्रायंगल है, पेरेंट, स्कूल और टीचर्स और सोसाइटी। अगर आप इसको एक भी टाई स्नैप ऑफ करते हैं तो इस तरह से डिस्टर्बेंस आप आते हैं। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel